जी। जी। आई नोट। डिस्कस कैल्शियम डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे। जी सर। था उस पे स्लाइड शो पे आ गया था कि नहीं? जी सर, आ गया सर। नहीं, ये तो सी है ना स्लाइड शो पे। नहीं, स्लाइड शो बताएंगे फुल कैसे। स्क्रीन। आ गया सर, फुल स्क्रीन पे। अच्छा, चले, मैं ये पॉइंटर यूज कर इसलिए पूछ रहा था। जी आ गया सर। चले, ठीक है। तो थोड़ा सा फिजियोलॉजी रिपीट करनी है पहले हमने, उसके बाद फिर देखेंगे कि टोटल बॉडी कैल्शियम इज 1.2 किलोग्राम। ठीक है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द बॉडी। अब आप मुझे बताएंगे सेकंड मोस्ट अबंडेंट मिनरल कौन सी थी? हम्म मैग्नीशियम। मैग्नीशियम थी। ठीक है, दिस इज अबाउट 1.5% और मैग्नीशियम वाज 1% ऑफ द बॉडी वेट। तो ईसीएफ या प्लाज्मा में इट इज 1%। ठीक है, 4.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट आयोनाइज। ठीक है, या ये मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, या 9 to 10 मिलीग्राम पर डेसिलीटर। ठीक है, अब इसकी कन्वर्शन आपको सीधी आनी चाहिए। अगर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर को मिलीग्राम पर डेसिलीटर में कन्वर्ट करना है, या मिलीग्राम पर डेसिलीटर को मिलीमोल या मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कितना है? कितना है? सर आप ही बता दें। नहीं पता है? ये सर चुप करके बैठे हुए हैं। नहीं, वे बोलेंगे नहीं तो फिर बात कैसे बनेगी? हाँ? सर एक मिनट ज़रा देख के बताते हैं सर। देख के बताना तो फिर मैं बता देता जी सर बता हूँ। दें सर। 40 है। जी सर। 40 डेल्टन। 40। और वैलेंसी कितनी है कैल्शियम की? टू। टू। टू तो सर। इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ? 20। 40 डिवाइडेड बाई 20 टू। हो गया। 40/2 जा भाई। तो अब अगर मिलीग्राम पर डेसिलीटर को हमने मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में तकसीम कर कन्वर्ट करना है, तो पहले तो मिलीग्राम पर डेसिलीटर को मिलीग्राम पर लीटर बनाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो आ जाएगा मिलीग्राम पर लीटर। और उसको आप इक्विवेलेंट वेट से अगर डिवाइड कर दोगे तो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आ जाएगा। अगर मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे तो मिली मोल पर लीटर आ जाएगा। ठीक है, फिफ्टी जी सर। परसेंट आयोनाइज है, 10% बाउंड टू एनाइंस एंड 40% प्रोटीन बाउंड जो है। ठीक है, और उसमें से जो प्रोटीन बाउंड है उस मेनली इट इज बाउंड टू एल्ब्यूमिन। बाकी जो है ग्लोबुलेंस को 10 to 20% ग्लोबुलेंस को, तकरीबन 80 to 90% एल्ब्यूमिन बाउंड है, 10% बाउंड टू एनाइंस, और 50% जो है फ्री आयोनाइज कैल्शियम है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट द आयोनाइज कैल्शियम। क्योंकि साइन सिम्टम्स रिलेटेड टू कैल्शियम जो है, हाइपर या हाइपोकैल्सीमिया, दे आर रिलेटेड टू आयोनाइज कैल्शियम। ठीक है, तो डाइटरी इनटेक ऑन एवरेज क्वाइट वेरी करता है। ऑन एवरेज 1000 मिलीग्राम, और जीआई ट्रैक्ट में से 400 मिलीग्राम एब्जॉर्ब हो जाता है, और इंट्रास्टाइनल सेक्रीशन में 200 मिलीग्राम जो है सिक्रीटेड इनटू द गट जो है, रिजल्टिंग इन स्टूल में तकरीबन 200 मिलीग्राम पर डे। बोन के साथ इसका इक्विलिब्रियम है कि 500 मिलीग्राम डेली तकरीबन बोन से रिलीज होता है, और 500 मिलीग्राम ही बोन को वापस चला जाता है। किडनी में तकरीबन 10,000 मिलीग्राम फिल्टर होता है, और उसमें से 9800 जो है मिलीग्राम वापस रीअब्सॉर्ब हो जाता है। किसी भी कंपाउंड की या सब्सटेंस या आयन की या कैटायन की फिल्ट्रेशन निकालने के लिए क्या करोगे? ये 10,000 मिलीग्राम कैसे आए हैं? अगर सीरम लेवल 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर,
तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 1 मिलीग्राम सर। 10 इंटू मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो 1 लीटर में कितना होगा? 100। 100 100 मिलीग्राम। जी सर ठीक है। क्योंकि 10 से और 50 अगर जीएफ पर आपकी 100 लीटर पर मिनट है, तो 100 लीटर में कितना फिल्टर होगा? 1 लीटर में अगर 100 हो रहा है 1000 तो 10,000 आ गया। ठीक है, अंदाजा हो गया कि कैसे ये निकलता है। और उसमें से 98 मिलीग्राम रीअब्सॉर्ब हो गया, और यूरिन में 100 to 2 मिलीग्राम पर डे जो है। और ये रफली जो यूरिनरी एक्सक्रीशन जो है, इफ द पेशेंट इज इन कैल्शियम बैलेंस, तो यूरिनरी कैल्शियम जो है विल बी इक्वल टू इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन। जितना इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा उतना ही यूरिन से एक्सक्रीट हो जाएगा डेली बेसिस पे, इफ द पेशेंट इज इन कैल्शियम बैलेंस। ठीक है। और पीएच जो है बाउंड है कैल्शियम टू प्रोटीन जो है, एल्ब्यूमिन बाउंड जो है, कि एट पीएच ऑफ 7.4, 1 ग्राम ऑफ एल्ब्यूमिन जो है दैट बाइंड्स 0.8 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। 1 ग्राम एल्ब्यूमिन विल बाइंड 0.8 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। एसिडीमिया बाइंडिंग को डिक्रीज करता है, और एल्कलीमिया बाइंडिंग को इंक्रीज करता है। जी सर। आपने मुझे टोक देना है अगर कोई चीज कहीं ना क्लियर हुई तो। जी ठीक है सर। 60% of the filtered calcium is absorbed in the proximal tubule। ठीक है। और थिक एसेंडिंग लूप पेल में 20%, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में 8% जो है। ठीक है। तो बेसिकली ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में रीअब्सॉर्ब होता है, और उसके नेक्स्ट इज इन थिक एसेंडिंग लूप पहले हमने मैग्नीशियम और फास्फोरस। मैग्नीशियम कहाँ की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? थिक सेंडिंग लिम कितना? 65 to 70%। चले अभी वो आ जाएगा क्वेश्चन में, अभी नहीं बात कर रहा, क्वेश्चन है आगे। अब गौर से स्लाइड को देखना है आपने। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से कैल्शियम कैसे अब्सॉर्ब होता है? आपको पता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की कितनी सेगमेंट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं? पार्ट्स प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के नहीं पता। 2 पार्ट्स हैं, पार्स कन्वोल्यूटा और पार्स रेक्टा। ठीक है। इनिशियल पोर्शन जो कन्वोल्यूटेड है, उसके बाद कुछ थोड़ा सा पोर्शन जो है डिसेंडिंग लिम ऑफ लूपा फैलने शुरू होने से पहले स्टेट लिम है, वो पार्स रेक्टा है। या इसकी 3 सेगमेंट हैं, S1, S2, S3। पहली सेगमेंट जो है S1 है, और उसमें यहाँ अमाइनो एसिड्स अब्सॉर्ब हो जाते हैं, और ग्लूकोज मेनली अब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है। और अमाइनो एसिड की अब्जॉर्प्शन होगी, ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन होगी, तो आइसोऑस्मोटिक क्वांटिटी वाटर की भी रीअब्सॉर्ब हो जाएगी। और उसके बाद ये सोडियम हाइड्रोजन आयन एक्सचेंजर NHE जो है, सोडियम हाइड्रोजन आयन एक्सचेंजर है, जिसकी वजह से सोडियम जो है रीअब्सॉर्ब होगा, और हाइड्रोजन आयन विल बी सिक्रीटेड इनटू। ठीक है। तो इस सोडियम के साथ भी वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। अब अमाइनो एसिड रीअब्सॉर्ब हुए, ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हुआ, सोडियम रीअब्सॉर्ब हुआ, और इन सारों के साथ वाटर भी रीअब्सॉर्ब हो गया। तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? कैल्शियम की कंसंट्रेशन इन द फिल्ट्रेट जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। इसे जो ब्लड है उससे ज्यादा हो जाएगी। तो फिर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से ये कैल्शियम भी और सोडियम भी, वाटर भी पैरासेलुलर पाथवे से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। तो यहां आपने देख लिया कि ये अगर सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं होता तो फिर ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो ग्रेडियंट बढ़ना नहीं है इतना। जी सर। थिक एसेंडिंग लूपा फैलने में क्या हो रहा है? आपके पास 2 चैनल यहाँ पे ल्यूमिनल साइड पे इंपॉर्टेंट है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड चैनल 2, तो क्लोराइड और एन के सोडियम पोटेशियम। और उसके बाद ये रीनल आउटर मिडलरी पोटेशियम चैनल है, रोम के जो है। यहाँ क्या हो रहा है? सोडियम और पोटेशियम
एक एक आयन जो है सेल के अंदर जाएगा और 2 क्लोराइड बाहर आएंगे। नहीं, ये सोडियम और पोटेशियम के साथ 2 क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब अंदर पोटेशियम और सोडियम बढ़ जाएगा ल्यूमेन में अंदर, यहाँ ल्यूमेन के अंदर पोटेशियम तो इतना नहीं है, सोडियम जो है 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर फिल्टर हुआ है और पोटेशियम 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो अब मजीद अगर सोडियम रीअब्सॉर्ब करना होगा तो उसके लिए पोटेशियम की जरूरत होगी, जो कि इस रॉन्ग के से ये सिक्रीट हो जाता है इनटू द ल्यूमेन, ठीक है। जब ये पोटेशियम यहाँ पे सिक्रीट होगा इनटू द ल्यूमेन तो ल्यूमेन विल बिकम पॉजिटिव। जब ल्यूमेन पॉजिटिव होगा तो ये फिर कैल्शियम को और मैग्नीशियम को पैरासेलुलर पाथवे से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ये कैल्शियम से यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाएगा पैरासेलुलर पाथवे से ड्यू टू ग्रेडियंट नहीं, ग्रेडियंट नहीं है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है। यहाँ पे ऊपर क्या था, केमिकल ग्रेडियंट था कि कैल्शियम की कंसंट्रेशन ल्यूमेन में ज्यादा हो गई ब्लड से। जी सर, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट हो गया कि ल्यूमेन में पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गए ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ दिस पोटेशियम आयन, जी सर, ठीक है। अब ऑन दी ब्लड साइड जो है नीचे यहां आप देख रहे हो कैल्शियम सेंसर है। कैल्शियम सेंसर ये भी कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन को या एक्सक्रीशन को रेगुलेट करता है। और कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो ये कैल्शियम रिसेप्टर जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक्टिवेट होगा तो ये इस चैनल को, ये सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। जब ये सोडियम की या पोटेशियम की री इनहिबिट कर देगा ना, फिर ये पोटेशियम सक्रीट होगा जिसकी वजह से ग्रेडियंट इतना नहीं बनेगा। और दूसरा क्या हुआ, ये डायरेक्टली ये क्लॉडिन 14 के थ्रू 16 और 19 ये वाली जो पोर्स हैं यहाँ पे, दे आर गार्डेड बाय दीज क्लॉडिन 16 एंड 19। इस पोर्स को बंद कर देगा जिसकी वजह से कैल्शियम जो है पैरासेलुलर पाथवे से अब्सॉर्ब नहीं हो सकेगा और ये आपका एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। अगर कैल्शियम कम हो गया है तो ये जो इनहिबिटरी इफेक्ट इनका खत्म हो जाएगा इस सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल पे, जिसकी वजह से सोडियम एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी और पोटेशियम की सिक्रीशन बढ़ जाएगी और कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। जी सर। और यहाँ पे कनेक्टिंग ट्यूबुल में, डिस्टल कनेक्टिव ट्यूबुल में आपके पास ये एनसीसी क्या है, सोडियम क्लोराइड चैनल है जिसमें सोडियम along with chloride is actively absorbed। और एक दूसरी चैनल है यहाँ पे ई नैक है जो इसमें दिखाई नहीं गई मगर लिखा हुआ है ई नैक इज एपिथेलियल सोडियम चैनल, जिसमें सोडियम रीअब्सॉर्ब होता है जिससे। और तीसरी चैनल ये है TRPV5 जो है जिसमें से कैल्शियम रीअब्सॉर्ब होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस जगह पे ट्रांससेलुलर रीअब्सॉर्प्शन है, यहाँ पे पैरासेलुलर रीअब्सॉर्प्शन है, ठीक है। और कलेक्टिंग डक्ट में कोई रीअब्सॉर्प्शन नहीं है। तो प्रॉक्सिमल ट्यूबुल में सोडियम की और कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन इज लिंक्ड। थिक सेंडिंग लूपा फैलने में कैल्शियम की और सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन इज लिंक्ड, मगर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में कैल्शियम इज आइसोलेटली वो रीअब्सॉर्ब होता है, इट्स नॉट लिंक्ड टू दी सोडियम रीअब्सॉर्प्शन। इसकी क्लिनिकल इंप्लीकेशन क्या है? आप लूप डाययूरेटिक यूज करते हो किस चीज के लिए? NKCC2 को ब्लॉक करते हैं जब हम, तो फिर इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम। सर वो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड चैनल जो है वो जब ब्लॉक हो जाएगा तो जी सोडियम अंदर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, उसकी वजह से पोटेशियम सिक्रीट नहीं होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बनेगा, तो कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी। सोडियम और कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन भी नहीं होगी जब सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है ना। जो कैल्शियम की सिक्रीशन नहीं होगी तो ल्यूमेन पॉजिटिव नहीं होएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम भी रीअब्सॉर्ब नहीं होएगा, कैल्शियम की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। मगर
उसके साथ क्या होता है, जब इस ल्यूमेन को ब्लॉक कर देते हैं तो कंपनसेटरी यहां प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में और डिस्टल और डिस्टल कनेक्टिंग डक्ट में डिस्टल कन्वोल्यूटेड में सोडियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ बढ़ जाएगी। जाती है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। जब सोडियम डिप्लीशन होगी तो कंपनसेटरी सोडियम की रिजॉर्प्शन उन सेगमेंट से जो कि ब्लॉक नहीं हुई है वो बढ़ जाएगी। जी अब जब हाइपरकैल्सीमिया की ट्रीटमेंट के लिए आप फ्रूसिमाइड देते हो तो उसके साथ और क्या करना होता है, नॉर्मल स्लाइड उससे पहले फ्रूसिमाइड देने से पहले वॉल्यूम एक्सपेंशन करते हैं। नॉर्मल स्लाइड नॉर्मल सेलाइन देते हो, वॉल्यूम एक्सपेंड करते हो। जब वॉल्यूम एक्सपेंड करोगे तो ये रीअब्जॉर्प्शन सोडियम की यहाँ कम हो जाएगी, यहाँ कम हो जाएगी, यहाँ कम हो जाएगी। तो जब ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो गई तो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी, और यहाँ कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन इसलिए नहीं हो रही कि इसको आपने ब्लॉक कर दिया। इसकी वजह से कैल्शियम की एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कैल्शियम की एक्सक्रीशन इसलिए बढ़ेगी कि 20% 25% जो कैल्शियम थे कि सैनिक लूपा पल्ले में एब्जॉर्ब होता है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ NKCC2 चैनल। और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जहां पे ज्यादा कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हो रही है वहां एब्जॉर्प्शन नहीं होगी ड्यू टू के अपने वॉल्यूम एक्सपेंड कर दिया हुआ है। अब आ जाए आगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड में, ये जो NCC चैनल जो है इसकी क्या फंक्शन है, या दूसरा नाम क्या है सोडियम क्लोराइड चैनल का। ठीक है, सोडियम क्लोराइड चैनल या इट इज थायराइड सेंसिटिव चैनल। ठीक है, थायराइड सेंसिटिव चैनल कहते हैं इसको, या सोडियम क्लोराइड चैनल कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड चैनल में यहाँ पे थायराइड डायूरेटिक से जब इसको ब्लॉक कर दोगे, इसको ब्लॉक कर दोगे तो क्या होगा, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं पेशेंट का सोडियम नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। जब ये सोडियम नेगेटिव बैलेंस होगा तो इस सेगमेंट से और इस सेगमेंट से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। क्योंकि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगी तो उसके साथ कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगी। तो नेट रिजल्ट क्या होगा, हाइपरकैल्सीमिया। कैल्शियम की एक्सक्रीशन कम हो जाएगी, कैल्शियम की एक्सक्रीशन कम हो जाएगी। यहां हम सिर्फ सोडियम क्लोराइड को ब्लॉक कर रहे हैं, कैल्शियम को कुछ नहीं कर रहे, तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नॉर्मली हो रहा है, मगर यहां पे और यहां पे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी क्योंकि इट इज कपल्ड विद सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अब डिफरेंस आपका फ्रूसिमाइड में और थायराइड में इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैल्सीमिया और ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैल्सीयूरिया, तो उसका बेसिक मैकेनिज्म थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि फ्रूसिमाइड यूज करते हो हाइपरकैल्सीमिया के लिए और थायराइड डायूरेटिक यूज करते हो हाइपरकैल्सीयूरिया के लिए, कैल्शियम की एक्सक्रीशन को कम करने के लिए। जी सर। अब प्रॉक्सिमल ट्यूबल में सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन जो NHE3 एक्सचेंजर था, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर जो है, वो आपको आइडिया ही होगा ही है कि CO2H2O सेल के अंदर H2CO3 जो डिसोसिएट हो जाता है HNHCO3, H फिर इस ATP के साथ, ये ATPase के साथ सिक्रीट होगा और सोडियम जो है ल्यूमन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये NHE3 की फंक्शन है, सोडियम इस तरीके से एब्जॉर्ब होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो ग्लूकोज अमीनो एसिड के साथ को ट्रांसपोर्टर या सिम्पोर्टर कहते हैं, सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर में क्या डिफरेंस है, सर जो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट एक ही सिम्पोर्टर में एक ही डायरेक्शन में और एक ही चैनल में से एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे ग्लूकोज भी रीअब्सॉर्ब होगा उसके साथ सोडियम भी ड्रैग हो जाएगा। मगर एंटीपोर्टर ये वाला है जो NHE3 जो है वो एंटीपोर्टर है कि एक अंदर जा रहा है और एक बाहर आ रहा है। इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन जो है वो भी दो तरह से होती है, एक तो ट्रांससेलुलर है और दूसरी पैरासेलुलर है। पैरासेलुलर रीअब्जॉर्प्शन जो है, ये वाली पैरासेलुलर जो है इन बिटवीन द सेल, दैट इज पैसिव, टोटली डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर ल्यूमन में कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है
तो ये थ्रू पैरासेलुलर पाथवे रिजॉल्व हो जाएगा। मगर ट्रांससेलुलर पाथवे के लिए ये आपका कैल्सिट्रॉल यहाँ पे आ गया, जो कि कैली बाइंडेड प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा न्यूक्लियस के अंदर से, कैली बाइंडिंग की सिंथेसिस होगी, और ये कैली बाइंडिंग जो है यहाँ से कैल्शियम को बाइंड करती है, वापस आती है और बेजल साइड पे जाके कैल्शियम को रिलीज कर देती है, और कैल्शियम फिर ये एक्सोसिस्टोसिस से ब्लड में चला जाता है। तो इस ट्रांससेलुलर रीअब्जॉर्प्शन के लिए यू नीड दिस कैली बाइंडिंग प्रोटीन। कैली बाइंडिंग प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए यू नीड कैल्सिट्रॉल। अब अगर आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो ये कैली बाइंडिंग नहीं बनेगी, तो ये ट्रांससेलुलर अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम भी कम हो जाएगी। फंक्शंस ऑफ द कैल्शियम, ठीक है, नॉर्मल सेल फंक्शंस के लिए कैल्शियम की जरूरत है आपकी। न्यूरल ट्रांसमिशन, नर्व कंडक्शन के लिए कैल्शियम की जरूरत है। बोन स्ट्रक्चर में, बोन मिनरलाइजेशन के लिए कैल्शियम चाहिए। ब्लड कोएगुलेशन में कैल्शियम की जरूरत है। मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में कैल्शियम का रोल है, और इंपॉर्टेंट को फैक्टर है फॉर हार्मोनल सिक्रीशन इन द एंडोक्राइन ऑर्गन्स। और एट द सेलुलर लेवल आयन ट्रांसपोर्ट और मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी और स्टेबिलिटी में इसका रोल है। और जो 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल जो है, जो कि विटामिन डी की हाइड्रोक्सिलेशन लिवर से होने के बाद किडनी में पहुंचता है, तो उसकी 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन में ये इसको भी स्टिमुलेट करता है कैल्शियम। तो ये कैल्शियम की फंक्शंस या रोल जो है आपका, न्यूरल ट्रांसमिशन, बोन स्ट्रक्चर, बोन के साथ टीथ भी होना चाहिए था, ब्लड कोएगुलेशन, मसल कंट्रैक्शन, को फैक्टर फॉर हार्मोनल सिक्रीशन, और मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी और स्टेबिलिटी और ट्रांसपोर्ट और एक्टिवेशन ऑफ द विटामिन डी। ऑर्गेनाइज कैल्शियम को रेगुलेटर्स कौन सी चीजें हैं जो रेगुलेट करती हैं? पैराथायराइड हार्मोन थ्रू कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स। कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर जो है किडनी में भी है, जो अभी आपको बात की है अभी, और पैराथायराइड ग्लैंड में भी है। विटामिन डी इंटेस्टाइनल कैल्शियम अब्जॉर्प्शन जो अभी हमने डिस्कस की है, और विटामिन डी जो है इंटेस्टाइनल के अब्जॉर्प्शन कैल्शियम की करता है, और आल्सो रेगुलेट द पीटीएच रिलीज बाय द चीफ सेल्स। पीटीएच अगर विटामिन डी ज्यादा होगा तो पीटीएच इनहिबिट होगी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो पीटीएच की रिलीज बढ़ जाएगी, ठीक है। और तीसरी चीज जो है कि पीटीएच स्टिमुलेटेड बोन रीअब्जॉर्प्शन। आपको पता है पैराथायराइड हार्मोन जो है वो बोन से कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करती है, बट उस कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन के लिए यू नीड विटामिन डी। विदाउट विटामिन डी पीटीएच विल नॉट रीअब्सॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम दी बोन जो है। और फिर ये कैल्सिटोनिन है जिसका टारगेट बोन भी है, जीआई ट्रैक्ट है और किडनी है, और इनडायरेक्टली मैग्नीशियम और ये फास्फोरस। मैग्नीशियम जब हमने पढ़ा था तो हाइपोमैग्नीसीमिया काजेस हाइपोकैल्सीमिया की बात की थी, ठीक है। इसी तरह फास्फोरस अगर ज्यादा होगा तो कैल्शियम कम हो जाएगा, फास्फोरस कम होगा तो कैल्शियम बढ़। जो इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन फास्फोरस और कैल्शियम का। विटामिन डी, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होगी। प्लाज्मा पैराथायराइड हार्मोन जब बढ़ेगी तो किडनी पे एक्ट करेगी, और किडनीज में दो काम करती है पैराथायराइड हार्मोन, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है और ये 125 हाइड्रोक्सिलेशन करती है, उसकी फॉर्मेशन। जो ये जो 125 OHD3 जो है, दिस इज 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन दी पेरेंट विटामिन डी, ठीक है। और 25 हाइड्रोक्सीकॉलीकैल्सिट्रॉल जो है, जो कि लिवर से हाइड्रोक्सिलेशन होने के बाद तो बनता है, वो 10 टाइम्स मोर पोटेंट देन दी पेरेंट विटामिन डी, ये याद रखना है। तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है तो यूरिनरी एक्सक्रीशन साइज कैल्शियम की कम हो जाएगी, प्लाज्मा का विटामिन डी लेवल बढ़ जाएगा, और कैल्शियम की रिलीज बोन से भी रिलीज बढ़ जाएगी, तो प्लाज्मा कैल्शियम आपका ज्यादा हो जाएगा, और विटामिन डी की वजह से इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगी।
ठीक है, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी और रेस्टोरेशन ऑफ द प्लाज्मा कैल्शियम। जो प्लाज्मा कैल्शियम अगर डिक्रीज होगा तो पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथार्मोन की सिक्रीशन बढ़ेगी, ठीक है, और वो पैराथार्मोन बोन पे एक्ट करेगी, किडनी पे एक्ट करेगी। बोन की रीअब्जॉर्प्शन से कैल्शियम की मोबिलाइजेशन होगी और प्लाज्मा कैल्शियम को कंट्रीब्यूट करेगी, और किडनी से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी और विटामिन डी की एक्टिवेशन होने की वजह से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, और विटामिन डी आपकी इंटेस्टाइन से भी कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाएगा, जिसके बाद आपका प्लाज्मा कैल्शियम नॉर्मल हो जाना चाहिए। हाइपोकैल्सीमिया क्या है? अब यहाँ पे हर लेबोरेटरी की थोड़ी सी जो रेफरेंस रेंज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ऑन एवरेज कह सकते हो कि सीरम कैल्शियम लेस देन 8.5 मिलीग्राम और लेस देन 2.12 मिलीमोल्स पर लीटर विद नॉर्मल सीरम प्रोटीन। जी सर। इस तरीके से कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि करेक्टेड सीरम कैल्शियम इज लेस देन 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या लेस देन 2.12 मिलीमोल्स पर लीटर जो है, या आयनाइज कैल्शियम जो है उसकी प्रोटीन की बाइंडिंग का वहां पे कोई ताल्लुक कोई नहीं है, तो सीरम आयनाइज कैल्शियम लेस देन 4.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या लेस देन 1.17 मिलीमोल्स पर लीटर, ठीक है। अब जो कैल्शियम की रेंज जो है लेस देन 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेके 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर ज्यादा है या 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो ये क्रिटिकल वैल्यूज हैं फॉर कैल्शियम। जी हाइपोकैल्सीमिया के काजेस जो है, ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड है, हाइपोपैराथायरिडिज्म, हेरेडिटरी हाइपोपैराथायरिडिज्म हो सकता है या एक्वायर्ड हो सकता है। ये डिफरेंट कंडीशंस हैं, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। एक्वायर्ड में नेक की रेडिएशन हुई है, रेडियोआयोडीन थेरेपी और हाइपरथायराइडिज्म की गई थी, पोस्ट पैरासाइडेक्टमी की गई डायलिसिस पेशेंट में, उसके बाद हाइपोपैराथायराइडिज्म हो सकती है। इनएडवर्टेंट सर्जिकल रिमूवल, कोई थायराइड की सर्जरी की तो उसके साथ पैराथायराइड ग्लैंड भी रिमूव हो गए। इनफिल्ट्रेटिव डिजीजेस लाइक हीमोक्रोमेटोसिस या ग्रैनुलोमेटोसिस डिजीजेस, फिर थैलासीमिया, एमिलोइडोसिस और मेटास्टैटिक मैलिग्नेंट इन्फिल्ट्रेशन, ये सारी हाइपोथायराइडिज्म करेगी, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। हाइपोएल्बुमिनीमिया इज द मोस्ट कॉमन काज जो है, इसके काजेज यूजुअली सिरोसिस, नेफ्रोसिस, मैलन्यूट्रिशन, बर्न्स, क्रोनिक इलनेस एंड सेप्सिस। मगर हाइपोएल्बुमिनीमिया की वजह से जो हाइपोकैल्शियम होगा, हाइपोकैल्सीमिया, तो उसमें आयोनाइज कैल्शियम आपका नॉर्मल हो सकता है, ये आपको करेक्टेड कैल्शियम आपको निकालना होगा 1 ग्राम के साथ 0.8 मिलीग्राम। 1 ग्राम एल्ब्यूमिन अगर ज्यादा हो गई तो 0.8 मिलीग्राम माइनस कर दोगे, 1 ग्राम एल्ब्यूमिन कम हो गई तो 0.8 मिलीग्राम जो है आप ऐड कर दोगे। हेपेटिक डिजीजेस में क्यों मसला होता है ये कि 25 हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ विटामिन डी इंपेयर हो सकती है, डिक्रीज बाई साल्ट विद मालअब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन, और कुछ अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, मगर ये तीन चीजें कॉमनली इन्वॉल्व होंगी हेपेटिक डिजीज में। सीकेडी में डिक्रीज इन कैल्सिट्रॉल प्रोडक्शन को 125 हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो रही, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। हंगरी बोन सिंड्रोम में वही रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई। हाइपरफॉस्फेटीमिया में क्या होता है, कैल्शियम अगर ज्यादा हुआ, फास्फेट ज्यादा है तो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन होगी, जिसकी वजह से कैल्शियम ड्रॉप कर देगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या रेजिस्टेंस है, हाइपोमैग्नीसीमिया है, और मेडिकेशन जो है। मेडिकेशन में लिस्ट आपके सामने है, सीना कैल्सिट, ठीक है, कैल्शियम माइमेटिक है जो आप यूज करते हो कैल्शियम को कम करने के लिए, पैराथायराइड
हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट हैं जैसे सिस्प्लाटिनम है, कॉम्बिनेशन थेरेपी विद 5-FU, सिस्प्लाटिन प्लस 5-FU, बिस्फॉस्फोनेट्स, एंटी कन्वल्सेंट्स, पेनिटाइन और फिनोबार्बिटन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ सिट्रेटेड ब्लड, ठीक है, और सोडियम फॉस्फेट प्रेपरेशन देते हो, रेडियो कंट्रास्ट डाइज जो कि चेनिंग जो है ये EDTA या गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट मटेरियल, ये भी पास कर हाइपोकैल्सीमिया कर सकता है। एक्सेसिव इंटेक ऑफ फ्लोराइड, PPI और ये डिनोसुमैब जो है स्पेशली ये प्रूव की गई है हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है, एंटीबॉडी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है कि जो मेलिग्नेंसी एसोसिएटेड हाइपरकैल्सीमिया की ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव्ड हुई है। नेक्स्ट की आपकी टोटल कैल्शियम तो कम नहीं था मगर बाइंडिंग प्रोटीन की बढ़ सकती है। पीएच अगर ज्यादा है, फ्री फैटी एसिड रिलीज हो गई इन हाई कैटेकोलेमीन स्टेज, जैसे कोई स्ट्रेस है, सर्जरी है, हाई फॉस्फेट स्टेट्स है तो रीनल फेलियर है, रेब्डोमायोलिसिस है, मेटास्टेटिक और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉस्फेट कंटेनिंग एनीमिया। हाई फॉस्फेट में क्या होगा, प्रोटीन बाइंडिंग जो है बढ़ जाएगी। हाई सिट्रेट्स है और हाई बाइकार्ब रेट है तो ये प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। क्रिटिकल इलनेस और सीवियर सेप्सिस में भी आपकी ये बाइंडिंग बढ़ जाएगी। सूडो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो है, सूडो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या है, इसमें पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन तो नॉर्मल है या इंक्रीज है मगर एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से फीचर सारे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म वाले होंगे मगर पैराथायरॉयड लेवल जो है वो नॉर्मल होगा या हाई होगा, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली सूडो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में ये इस किस्म की कंडीशन होगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी, ये हाथ पांव इस तरीके से होंगे। ये मेटाकार्पल्स देख रहे हो यहाँ पे, ये नॉर्मल मेटाटार्सल्स है और उसके मुकाबले में ये पेशेंट की मेटाटार्सल जो है उनका साइज जो है रिड्यूस हो गया हुआ है। डायग्नोसिस में हिस्ट्री पैंक्रियाटाइटिस की, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, क्यों एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होगा, पेशेंट हाइपरवेंटिलेट करेगा, रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस होगी, एल्क्लीमिया होगा जो कि कैल्शियम को बाउंड कर देगा। रीनल लिवर फेलियर की हिस्ट्री है, अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स है, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की या हाइपरथायरॉयडिज्म की हिस्ट्री है, प्रीवियस नेक सर्जरी है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सीजर्स है तो उसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, सीधे हाइपोकैल्सीमिया की वजह से हो सकते हैं या एंटी कन्वर्सेंट इस्तेमाल कर रहा था, सीजर्स हो रहे थे, एंटी कन्वर्सेंट इस्तेमाल कर रहा था तो उसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो गया जिसकी वजह से सीजर्स हो गए। रिसेंट हिस्ट्री ऑफ थायराइड, पैराथायराइड और बावल सर्जरीज, नेक ट्रॉमा, ठीक है। तो इसमें हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और सूडो हाइपरपैराथायरॉयडिज्म और लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर्स, ये याद रखने की बात है। ड्यूरेशन जो है उसकी वो भी आपने पूछनी है। जी सर। एक्यूट ट्रांजिएंट हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है अगर एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, एक्यूट या क्रॉनिक रीनल फेलियर है। इन एल्डरली पेशेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है ड्यू टू लो इनटेक ऑफ विटामिन डी। हिस्ट्री ऑफ एल्कोहलिज्म, उसमें भी हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है ड्यू टू मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, माल एब्जॉर्प्शन और क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस की वजह से। और रीसेंट यूज ऑफ ड्रग्स जो कि हाइपोकैल्सीमिया काज करती हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपोकैल्सीमिया भी आपने पूछनी है और उसकी वजह के कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हैं जो कि हाइपोकैल्सीमिया करते हैं। कैल्शियम डाइट पूछनी है कैसी है, और लैक ऑफ सन एक्सपोजर, लैक ऑफ सन एक्सपोजर से क्या होगा, विटामिन डी नहीं बनेगा। अब विटामिन डी की फॉर्मेशन जो स्किन से होती है उसके लिए व्हाट डू यू नीड, अल्ट्रावायलेट रेस, स्पेशल टाइप जो है अल्ट्रावायलेट रेस की जो कि हर किस्म की सनलाइट में नहीं होती, स्पेशली राउंड अबाउट 10 o'clock से 2 PM तक, ये 3-4 घंटे के लिए
वो रेज जो है अल्ट्रावायलेट रेज की जो क्वांटिटी है सनलाइट में ज्यादा होती है। तो अगर उस वक्त आप धूप में नहीं बैठते हो तो फिर आपकी विटामिन डी फॉर्मेशन कम हो सकती है। जी सर। सिंकोपल एपिसोड, इवन CHF और एंजाइना, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अगर पेशेंट को हो रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हिस्ट्री में अपने सिम्टम्स पूछने हैं। नमनेस है, टिंगलिंग है पेरिओरल और फिंगर्स और टोज में, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, ऑर्थोपेडिक स्पैज्म हो रहा है, वीजिंग हो रही है, दिस इज ड्यू टू दी ब्रांकोस्पैज्म जो है, डिस्फेजिया हो रहा है, स्पैज्म ऑफ द इसोफेजियल मसल, वॉइस चेंजेस हो रही है कि लिरिंगोस्पैज्म की वजह से, और neurological symptoms, irritability, impaired intellectual capacity, depression, personality changes, fatigue, seizures वगैरह और uncontrolled movements। और chronic hypocalcemia में dermatological manifestations भी हो सकती हैं, coarse hair, brittle nails, psoriasis, dry skin, chronic pruritus और poor dentition और band keratopathy leading to cataracts। तो ये सारे साइंस सिम्टम जो हैं वो आपने पेशेंट से हिस्ट्री में चेक करने हैं। क्रैम्प्स में कॉमन जो है क्रैम्प्स हैं, रिक्स रिफ्लेक्सेस हैं, एरिथमियाज हैं और मसल क्रैम्प्स हो गए। और पॉजिटिव जो ना क्रैम्प याद रखना है, अगर जो साइंस देखने के लिए कैल्शियम के, C कंफ्यूजन, R से रिफ्लेक्सेस, A से एरिथमियाज, M से मसल क्रैम्प्स और E से पॉजिटिव ट्रोजियो साइन। ठीक है, ये नेल्स, ब्रिटल नेल्स, ये वाले देख रहे हो आप, डेंटिशियन, ये डेंटल प्रॉब्लम। और ये स्पेशली पिक्चर मैंने इसलिए दी है कि बात लोग यहाँ पे स्ट्राई करता है, कोई यहाँ पे स्ट्राई करता है, इस 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द ईयर जो यहाँ पे स्ट्राई करना है, इस यहाँ पे। और ये ट्रोजियो साइन के लिए आपने कफ लगा के ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से 20 मिलीमीटर above रेस करना है और 2 to 3 मिनट्स, तो ये कार्पोपिडल स्पैज्म हो जाएगा। हाइपोकैल्सीमिया अगर आपके पास आ गया तो क्या करना है, अप्रोच इसकी क्या है? पहले तो करेक्टेड कैल्शियम आपने करना है, ठीक है, और उसका फार्मूला क्या है, 4 माइनस प्लाज्मा एल्ब्यूमिन इन ग्राम पर डेसीलीटर मल्टीप्लाई बाई 0.8 प्लस ऑब्जर्व्ड सीरम कैल्शियम, ये आपके पास करेक्टेड कैल्शियम आ जाएगा। सिम्टम्स देखने हैं पेशेंट के, ये लेबोरेटरी वैल्यूएशन फॉर अदर रीजन। हाइपोकैल्सीमिया लेबोरेटरी से कैसे पता चलेगा? या तो सिम्टम्स है तो जिसकी वजह से आपने कैल्शियम चेक करवाया, या रूटीन की इन्वेस्टिगेशन कराई गई थी जिसमें कैल्शियम भी चेक हो गया और उससे हाइपोकैल्सीमिया का पता चला। तो हाइपोकैल्सीमिया अगर मिलता है आपको, फिर आपने क्या करवाना है, सीरम मैग्नीशियम, एल्ब्यूमिन, आयोनाइज कैल्शियम और करेक्टेड कैल्शियम डिटरमाइन करना है। ठीक है, अगर मैग्नीशियम का लेवल लो है तो पहले इसको करेक्ट करें। ठीक है, और यहाँ पे अगर पेशेंट आपका सिम्टोमेटिक है तो उसको ट्रीट करें। अगर पेशेंट को टेटनी हो रही है, एरिथमियाज हो रहे हैं, तो फिर फर्दर वर्कअप करने से पहले आप उसको ट्रीट करोगे। अब वेरीफाइड हो गया कि हाइपोकैल्सीमिया है पेशेंट को और पेशेंट को कोई एक्यूट सिम्टम्स नहीं है, देन यू प्रोसीड फर्दर। फर्दर टेस्ट सीरम फास्फोरस, क्रिएटिनिन, पीटीएच और विटामिन D3। ठीक है, अब आपके पास अगर सीरम क्रिएटिनिन हाई है तो CKD बोन मिनरल डिजीज हो सकती है, पीटीएच लेवल हाई है तो सीरम फास्फोरस लेवल आपने करवाना है, सीरम फास्फोरस हाई है तो सूडो हाइपो पैराथायरॉयडिज्म हो सकती है। अब यहां आपने देख लीजिए, हाइपोकैल्सीमिया, हाई पीटीएच और हाई सीरम फास्फोरस लेवल से यू विल सस्पेक्ट सूडो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अगर सीरम फास्फोरस लो है या नॉर्मल है, फिर आपने अल्कलाइन फास्फेटेज चेक करना है, मैग्नीशियम, ये विटामिन डी लेवल आपने करवाया हुआ है, तो ये 3 कॉम्बिनेशन हो सकती है कि अल्कलाइन फास्फेटेज हाई था, विटामिन डी लो थी, तो ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स हो सकते हैं। अल्कलाइन फास्फेटेज हाई था, विटामिन डी नॉर्मल था,
तो विटामिन डी रेजिस्टेंट टिकट्स या हेरेडिटरी विटामिन डी रेजिस्टेंट टिकट्स। और अगर अल्कलाइन फास्फेट नॉर्मल था, विटामिन डी लो था, तो फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है ड्यू टू माल अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये इधर आगे अगर पीटीएच लेवल आपका नॉर्मल था या लो था, तो फिर आपने यूरिनरी कैल्शियम टू क्रिएटिनिन रेशियो या 24 आवर यूरिन कैल्शियम करवाना। अगर ये हाई था तो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर की एबनॉर्मलिटी थी। कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, उससे क्या होगा? कैल्शियम सेंसर रिसेप्टर्स की गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन से क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन जल्द होगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल इनहिबिट होगी, जिसकी वजह से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो कैल्शियम की एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। ठीक है, और उसी तरह ये पीटीएच की सिक्रीशन भी बढ़ेगी नहीं, कम वो रिलीज जो है इनहिबिट हो जाएगी, जिसकी वजह से पीटीएच लेवल बढ़ेगा नहीं। अगर रेशियो लो है तो हाइपोपाराथायरिज्म है, हाइपोपाराथायरिज्म है, पीटीएच लेवल नॉर्मल है या लो है, यूरिनरी कैल्शियम टू क्रिएटिनिन रेशियो या 24 आवर यूरिनरी कैल्शियम लो है, तो हाइपोपैराथायरिज्म हो सकती है। उसके बाद आपने फिर फैमिली हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन की बिना पे कोई फेमिलियल सिंड्रोम आपने सस्पेक्ट करना है, उसकी फिर ज्यादा आप मैनेजमेंट करोगे। अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो कैल्शियम लेवल के साथ आपने दो चीजें और करवा ली, पीटीएच और फॉस्फेट। पीटीएच और फास्फोरस के तीन कॉम्बिनेशन जो है, हाई पीटीएच लो फास्फोरस, विटामिन डी डेफिशिएंसी। ठीक है, विटामिन डी डेफिशिएंसी हुई, उससे क्या होगा? कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, और उससे क्या होगा? पीटीएच की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। पीटीएच की सिक्रीशन बढ़ेगी तो फास्फेट एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी, जिससे हाइपोफॉस्फेटीमिया हो जाएगा। ठीक है, सीकेडी में पीटीएच भी बढ़ेगी और फास्फेट की रिटेंशन हो ही जाती है, तो अगर पीटीएच भी ज्यादा है और फास्फेट भी ज्यादा है तो सीकेडी हो सकती है और मैसिव ट्यूमर लाइसिस हो सकती है, अर्ली रेब्डोमायोसिस हो सकती है, या फिर सूडो हाइपरपैराथायरिज्म हो सकती है। अगर आपका पीटीएच लो है तो और फास्फेट ज्यादा है तो हाइपोपैराथायरिज्म हो सकती है। एक थोड़ी सी हेल्पफुल एक और क्लू है जो आप इस्तेमाल करने की कोशिश करें, सीएम क्लोराइड टू फास्फोरस रेशियो। ठीक है, हाइपर पैराथायरिज्म में क्या होता है? फॉस्फेट लो होता है। हाँ, क्लोराइड अपर लिमिट हो, रेशियो को क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वो हाइपरकैल्सीमिया के लिए ज्यादा हो सकता है, मगर अगर रेशियो कम है बहुत, क्योंकि फास्फोरस ज्यादा होगा हाइपोपैराथायरिज्म में, क्लोराइड नॉर्मल होगा, तो रेशियो आपका कम हो जाएगा। यूजुअली लेस देन 27 28 से अगर कम है रेशियो तो भी इंडिकेट करेगा। ट्रीटमेंट अगर सिम्टोमेटिक है पेशेंट या सीरम कैल्शियम लेस देन 1.9 मिलीमोल्स पर लीटर है और अभी आपका नहीं पता, ठीक है, मिनट्स टू आवर्स में कंट्रोल करना है, तो आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे 10% सोल्यूशन, परसिस्ट करता है तो रिपीट कर लोगे या इन्फ्यूजन दे दोगे। ठीक है, और उसके बाद जब सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं तो विटामिन डी ट्रीटमेंट, पीटीएच डेफिसिट है तो विटामिन डी एनालॉग, कैल्सिट्रॉल या कैल्सिट्रॉल। ये क्यों कैल्सिट्रॉल क्यों देना है? कैल्सिट्रॉल इज 125 हाइड्रोक्सी कैल्सिट्रॉल। पीटीएच डेफिसिट है तो कैल्सिट्रॉल देना है कि ऑलरेडी 1 हाइड्रोक्सिलेशन हुई है, क्योंकि पीटीएच लो होगी तो 1 हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगी, इसलिए आपने एक्टिव फॉर्म ही देनी है।
पीटीएच अगर इंटैक्ट है तो फिर आप विटामिन डी भी दे सकते हो, जिसके बाद मसला कोई नहीं है 25 हाइड्रोक्सिलेशन का या 125 हाइड्रोक्सिलेशन का पीटीएच होगा तो। Usually 100 to 300 milligram of elemental calcium, which means roughly 1 से 3 एम्पूल 50 to 100 ml 5% एक्सेस वाटर में डाल के 5 to 10 मिनट्स में दे दें। इससे 50 मिलीलीटर ये जो है 10 मिलीलीटर एक कैल्शियम ग्लूकोनेट विल रेज द सीरम कैल्शियम बाय 0.5 और 3 एम्पूल दिए तो आपने 1.5 मिलीमोल देगा और शुड लास्ट फॉर 1 to 2 आवर्स। ठीक है, तो एक एम्पूल 10 ml का 0.5 मिलीमोल रेज करेगा, 3 एम्पूल दिए तो 1.5 मिलीमोल रेज हो जाएगा, मगर उसका इफेक्ट जो है 1 to 2 आवर्स रहेगा, तो दोबारा आपने यूज देना होगा। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन इज 3 टाइम्स मोर। इसमें कितना था 90 मिलीग्राम है 10% 10 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट में 90 मिलीमोल है 90 मिलीग्राम है, और 10 ml ऑफ 10% कैल्शियम क्लोराइड में 270 मिलीग्राम कैल्शियम है। कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पेनफुल हो सकता है, प्रेफर करेंगे वो सेंट्रल लाइन में दें। ठीक है, या वही है कि आप वो बेहतर है कैल्शियम ग्लूकोनेट दें ताकि रैपिड इन्फ्यूजन ना जानी पड़े। और इन्फ्यूजन जो आपने देनी है वो यूजली रेट उसका होगा 0.5 मिलीग्राम पर केजी पर आवर, और इट कैन बी इंक्रीज टू 2 मिलीग्राम पर केजी, और उसके साथ फ्रीक्वेंट मेजरमेंट ऑफ आयोनाइज्ड कैल्शियम की जरूरत होगी। हंगरी बोन सिंड्रोम अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो, पेशेंट आपके पास रीनल फेलियर का है, उसकी पैरासाइडेक्टमी आपने करवानी है, तो प्रेफरेबली स्पेशली अगर ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसिस सिस्टिक का है तो 1 या 2 दिन सर्जरी से पहले हाई डोजेस ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी दे दें, ताकि बाद में हंगरी बोन जो है वो डिजीज उसमें सिम्टम्स ज्यादा ना हो, वो आप पहले स्टार्ट कर सकते हो। हाइपोपैराथाइडिज्म और सूडो हाइपोपैराथाइडिज्म है अगर, तो ओरल कैल्शियम सप्लीमेंट भी बिटवीन मील्स। ठीक है, ओरल कैल्शियम सप्लीमेंट बिटवीन मील्स, विद मील्स नहीं। विद मील्स होगे तो क्या होगा, कैल्शियम फास्फेट का प्रोडक्ट बनेगा और उसकी रीअब्जॉर्प्शन कैल्शियम की कम हो जाएगी। थायराइड डाययूरेटिक्स, थायराइड डाययूरेटिक क्या करेंगे, सम एडिशनल बेनिफिट क्या हो सकता है, थायराइड जो कैल्शियम की एक्सक्रीशन को कम कर देंगे। और इन पेशेंट विद सीवियर हाइपोपैराथाइडिज्म विटामिन डी 0.5 to 2 माइक्रोग्राम ऑफ कैल्सिट्रॉल या 1 अल्फा हाइड्रोक्सी जो है D3 1 अल्फा वो 0.5 to 2। और अगर आपके पास हाइपरपैराथाइडिज्म हुआ है ये सेकेंडरी जो है सेकेंडरी हाइपरपैराथाइडिज्म में, तो वहां आप पैराथाइडेक्टमी भी एडवाइस कर सकते हो। रिकम्बिनेंट ह्यूमन पैराथायराइड हार्मोन अवेलेबल है, यहाँ तो नहीं अवेलेबल, बाहर अवेलेबल है, तो जो परसिस्टेंट क्रोनिक हाइपोकैल्सीमिया में वो भी यूज कर सकते हैं। रीनल फेलियर में डायलिसिस वाला पेशेंट है, उसमें अगर हाइपोकैल्सीमिया कर रहा है तो कैल्शियम डायलिसेट में बढ़ा सकते हो। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक्सपोजर है तो उनको धूप में बिठाएं। पुअर इनटेक का विटामिन डी है तो उसको विटामिन डी इनटेक बढ़ाएं। न्यूट्रिशनल रिकेट्स को उसके लिए विटामिन डी प्लस ओरल कैल्शियम प्रेपरेशन दे सकते हो 1-2 ग्राम ऑफ एलिमेंटल कैल्शियम पर डे। अब आप हाइपोकैल्सीमिया ट्रीट करते हो तो लार्ज डोजेज ऑफ कैल्शियम अगर दे देते हो तो वो भी पैरासेलुलर पाथवे से कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन कर लेंगे, और साथ विटामिन डी देते हो तो ट्रांससेलुलर भी कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगी, जिसकी वजह पे हाइपोकैल्सीमिया करेक्ट हो सकता है। तो बेसिकली क्या हुआ, पहले नंबर पे तो कैल्शियम की हैंडलिंग बाय द किडनी। ठीक है, तो कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कैसे होती है, सैनिक लूपा फैलने में कैसे होती है, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कैसे होती है। और उसके बाद काजेज हाइपोकैल्सीमिया के पैराथायराइड ग्लैंड से रिलेटेड हो सकते हैं, किडनी से रिलेटेड हो सकते हैं, जीआई ट्रैक्ट से और लिवर
गेट डिजीज हो सकती है, और उसके बाद ड्रग्स हो सकती हैं आपकी, और फेमिलियल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सिम्टम्स और साइंस आपको बताए थे क्या थे, और ट्रीटमेंट में अप्रोच में यू नीड पहले नंबर पे सबसे पहले करेक्टेड हाइपोक्लेसीमिया, या आपने अगर आयोनाइज कैल्शियम खुआ लिया तो फिर करेक्टेड कैल्शियम का निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हाइपोकैल्सीमिया अगर है तो पीटीएच, विटामिन डी, अल्कलाइन फास्फेट, सीरम फास्फोरस लेवल, चार चीजें आपको जरूरत होगी, तो कुछ न कुछ आप डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हो। ठीक है, और ट्रीटमेंट में कैल्शियम सिम्टम्स हैं या सीवियर हाइपोकैल्सीमिया है तो 1 to 3 एम्पूल्स ऑफ 10% कैल्शियम ग्लूकोनेटेड 50 to 100 ml में डाइल्यूट करके 5 to 10 मिनट्स में आईवी इन्फ्यूजन दे दें। दोबारा अगर कैल्शियम लो होता है तो रिपीट कर दें, या फिर 24 आवर्स के लिए इन्फ्यूजन लगा दें। क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो फिर ओरल विटामिन डी, हाइपो अगर पीटीएच इंटैक्ट है तो आप विटामिन डी दे सकते हो, और अगर विटामिन पीटीएच नहीं है एक्टिवेटेड तो प्रेफरेबली एक्टिवेटेड कैल्सिट्रॉल या अल्फा कैल्सिडॉल वो आप दोगे। बाकी आप देखोगे कि वजह क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ दी कॉज, malignancy एसोसिएटेड है, वो हाइपोक्लेसीमिया में बात करेंगे, मगर मेनली ये चीजें याद रहेंगी। जी सर जी सर कोई क्वेश्चन इसके बारे में? आपकी जो है वो उसके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। सर बाकी के एमसीक्यूज इनसे करवा वो लें, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम कर लें। हाँ, वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। और अब इसमें आ गया मैग्नीशियम। 12 तक थे सर। 12, 13। ऑलराइट, पहले नंबर पे ये रोल ऑफ मैग्नीशियम इन दी बॉडी आ गया स्क्रीन पे। नहीं शेयर सर, करनी दोबारा? नहीं नजर नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही सर। अच्छा, दोबारा शेयर करनी पड़ेगी मेरे ख्याल में। जी कैमरा भी नहीं आ रहा और स्क्रीन भी नहीं आ रही। नहीं, वो शेयर दोबारा करनी पड़ेगी ना। जी कैमरा ऑन हो गया आपका। जी आ गई सर स्क्रीन। आगे ना, तो इसमें सी जो है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में मैग्नीशियम का रोल नहीं है। सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन में बहुत ज्यादा रोल है, मगर उसकी स्ट्रक्चर में रोल नहीं है। स्ट्रक्चर में रोल किस चीज का है? फॉस्फेट फास्फोलिपिड का भी है, और आज अभी आपने डिस्कस किया है कैल्शियम का भी मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी और स्टेबिलिटी पे कैल्शियम का रोल है, और फास्फोलिपिड जो कि मिडिल लेयर है इसकी सेल मेम्ब्रेन की, वो फास्फोरस का रोल है। या मैग्नीशियम में इसका कोई रोल नहीं है, मैग्नीशियम का सेल स्ट्रक्चर में। बी है फैसिलिटेट रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। ये किस चीज की फंक्शन है? ऑक्सीजन की रिलीज फैसिलिटेट जो क्या चीज करती है? फॉस्फेट 2,3-DPG फास्फोरस से वजह से 2,3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कॉज करती है, मैग्नीशियम डायरेक्टली नहीं करती। 2400 मिलीग्राम होती है। डी जो है किडनी रीअब्जॉर्प्शन ऑन एवरेज 1300 milligrams per day and excision is 100 milligram। तो टोटल कितना, इसका मतलब 1300 रीअब्जॉर्ब हो गया, 100 मिलीग्राम एक्सीट हुआ, तो फिल्टर कितना हुआ? सर 2400 बेसिकली फिल्टर होता है और 2300 एब्जॉर्ब हो जाता है। बता, यहाँ पे मेरी बात सुनो, मैंने जो पूछा आपसे कि 13 मिलीग्राम जो है वो
रीअब्सॉर्ब हुआ और 100 मिलीग्राम एक्सक्रीट हुआ, तो 1400 इसका 1400 1400 मिलीग्राम। और मैग्नीशियम लेवल कितना था नॉर्मल? 1000 मिलीग्राम पर नहीं, मैग्नीशियम लेवल। सीरम में हम्म 1.2 to 1.7 में 1.7 to 2.5। अगर हम एवरेज 2 मिलीग्राम ले लेते हैं, 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बन जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करके 20 मिलीग्राम पर लीटर बन जाएगा। जी सर। ठीक है, और 20 मिलीग्राम को 100 या 120 लीटर जो जीएफआर से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 इंटू 20 जो है वो आपका 2400 आ जाएगा, जैसे आपने पहले कहा। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ये फौरी तौर पर कि 2400 जो है वो फिल्टर होता है, तो उसमें से 2300 एब्जॉर्ब होता है। 2300 अब्सॉर्ब हो जाता है, 100 मिलीग्राम एक्सीट होता है। विच वन इज टू 70%। ए जो है 70% ऑफ द मैग्नीशियम इज फिल्टर्ड जो है, क्योंकि 30% जो प्रोटीन बाउंड है वो फिल्टर नहीं हो सकता। जो फ्री फॉर्म है, जो आयोनाइज या फ्री फॉर्म, वही फिल्टर होगी। ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कितनी एब्जॉर्प्शन है? 20%। 10 to 20 प्रॉक्सिमल में है। हाँ, 70% थिक में है। 70%। और 10% डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में 10%। 10% जो है। कलेक्टिंग में ठीक नहीं है, होती, जीरो है। ये 10 to 20 है, 70% है। और 10% जो है, ये वाली 10% जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल में होती है। ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट में जीरो है। ये राइट साइड की फिगर में आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन नीचे के सनी लूपा फैनले कैसे होती है? ये हेली लिखा गया, हेले है जी। पैरासेलुलर होता पैरासेलर पाथवे से होती है। ये नीचे जो है यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ कोई चैनल कैल्शियम की नहीं है, इससे होती है। और थिक सनी लूपा फैनले में है। TRPM 6। ठीक है, ये वाली जो चैनल है यहाँ पे, इस चैनल से मैग्नीशियम यहाँ पैरासेलर पाथवे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट जो है। ई TRP5 क्या कहती है? ये आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के काम आती है। ठीक है, आज की बात की है हमने कि ये TRP5 जो है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है। NCC सोडियम क्लोराइड चैनल, ये वाली सोडियम क्लोराइड चैनल, NCC सोडियम क्लोराइड चैनल है, जो थायराइड सेंसिटिव जो है सोडियम क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन करती है और थायराइड से ब्लॉक होती है। ठीक है, ENaC इज सोडियम एपिथेलियल सोडियम चैनल जो है, Na सोडियम चैनल है। ये क्या करती है? कलेक्टिंग डक्ट में, प्रिंसिपल सेल्स में सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करती है दोनों तरह से, जो कि एल्डोस्टेरोन से स्टिमुलेट होती है या इंडिपेंडेंट ऑफ एल्डोस्टेरोन जो है। वो कंपोनेंट जो इंडिपेंडेंट ऑफ एल्डोस्टेरोन है, जिसको हम ट्राइएम्ट्रीन या एमिलोराइड से ब्लॉक करते हैं। स्पाइरोलैक्टोन देके एल्डोस्टेरोन की वजह से जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, इसी चैनल से, एपिथेलियल सोडियम चैनल से, उसको ब्लॉक करते हैं। तो यहाँ पे पैरासेलुलर पाथवे का रोल नहीं है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉसेस से एंटासिड का ताल्लुक नहीं है। एंटासिड कहाँ पे आए थे? हाइपोफॉस्फेटीमिया कॉज करने के लिए। एंटासिड जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है, वो फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते थे। लॉसेस फिर भी नहीं होते। जी, रीअब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, अल्कोहल इनटेक जो है एब्जॉर्प्शन को कम करेगी। और विड्रॉल जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन कराता है। इनटेक कम हो सकती है, एब्जॉर्प्शन को कम करेगी। और अगर
अल्कोहल विड्रॉल है तो उस वक्त सेलुलर शिफ्ट करेगी, अल्कोहल इनटेक के वक्त नहीं करेगी। हाँ जी। लिडल बार्टर टाइप 3 और गिटलमैन कराते हैं, लिडल नहीं कराते। बार्टर और विटलमैन। लिटलमैन, ये सिंड्रोम में भी बात करते हैं। फेमिलियल हाइपरमैग्नीसीमिया, फेमिलियल हाइपरमैग्नीसिया हाइपोकैल्सियूरिया में क्या हो रहा है, ये जो कौन सी थी क्लॉडिन 16 और 19, उनमें जो पोर्स है उसको ब्लॉक हो जाते हैं। जब वो ब्लॉक हो जाएंगे तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से हाइपर कैल्सियूरिया हो जाएगा और हाइपोमैग्नीसीमिया ना मैग्नीशियम एब्जॉर्ब होगा। ये एरो नजर आ रहा है इससे कि नहीं? जी मैं उसको जी सर आ रहा है। पावर फ्लो स्लाइड शो, जी। नजर आ रही तो है सर, एरो नजर आ रही है। अच्छा चलो, मैं ये जो पोर्स हैं जो क्लॉडिन के अंदर जो है यहाँ पे, वो ब्लॉक हो जाएंगे तो ना ये कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा ना मैग्नीशियम एब्जॉर्ब होगा, जिसकी वजह से हाइपरकैल्सियूरिया हो जाएगा और हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाएगा। जिटलमैन सिंड्रोम, जिटलमैन सिंड्रोम कहाँ कैसे होता है, ये जो एनसीसी चैनल की माल फंक्शनिंग हो जाती है ड्यू टू म्यूटेशन इन दी जीन, जो है NACL जो चैनल थी, सेंसिटिव चैनल थी, तो वो ब्लॉक हो जाता है। अब आपके पास, और बार्टर सिंड्रोम क्यों कहाँ होता है, NK-CC2 बार्टर सिंड्रोम कहाँ होता है, सर ठीक है, सेंडिंग लिम्ब में NK-CC2 चैनल्स। पांच पांच डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप 1 में NK-CC2 की म्यूटेशन होगी और ये सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ, ये वाला ये नहीं हुआ तो आगे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। जी सर। दूसरी टाइप जो है उसमें रोम के की म्यूटेशन हो गई, जीन जो है कंट्रोलिंग रोम के, जिसकी वजह से पोटेशियम की सिक्रीशन नहीं होती, ठीक है। और बार्टर सिंड्रोम टाइप 3, ये जो क्लोराइड चैनल है बेजल साइड पे, ये क्लोराइड चैनल के बी जो है इस साइड पे, उसकी माल फंक्शनिंग हो जाएगी तो क्लोराइड ल्यूमन में से बाहर नहीं निकलेगा, तो मजीद क्लोराइड अंदर आना बंद हो जाएगा, तो इससे सोडियम क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, कैल्शियम मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। और टाइप 4 जो है उसमें ये कैल्शियम चैनल के बी है, एक और कैल्शियम चैनल के ए होती, दो चैनल होती हैं, कैल्शियम चैनल के बी और कैल्शियम चैनल के ए, और ये जो बार्टिन है प्रोटीन यूनिट है, दोनों को बाइंड करता है, जी सर। ठीक है। और अगर ये बार्टिन की डेफिशिएंसी होगी, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो CLC के बी और CLC के ए को बाइंड करता है, दोनों की सब यूनिट है, तो इसकी फंक्शन नहीं होगी, क्लोराइड फिर सेल में से ब्लड में नहीं जाएगा। जी सर। और पांचवी टाइप जो है वो आपकी गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ द कैल्शियम रिसेप्टर्स। उससे क्या होगा, जब भी मैं आपसे बात की है कि कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर की एक्टिवेशन हो जाएगी तो इसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। ये ब्लॉक हो जाएगा तो फिर वो ये सारा कुछ एक्सक्रीट हो जाएगा। तो बार्टर सिंड्रोम सेकक के सरनेम लूपा फैलने में काम करते हैं, और हाजा ये वाला जो है जेटलमैन सिंड्रोम जो है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूशन। यहाँ पे, और ये NCC चैनल में, और यहाँ पे 1 2 3 4 डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल जो हैं उन पे काम करते हैं। ये ईस्ट लीमैन सिंड्रोम जो है वो बार्टिन की डेफिशिएंसी की वजह से टाइप 4 में हो जाता है, जिसमें दोनों CLC के बी और CLC के ए ए वो दोनों की बाइंडिंग। अवेलेबिलिटी नहीं होती। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक हाइपोमैग्नीसीमिया में यूज करने हैं हमें, ठीक है। हाइपोमैग्नीसीमिया की ट्रीटमेंट में पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। कैसे हेल्प करते हैं, यहां से है वो ईमेक चैनल्स की। पोटेशियम सेपरेट सेपरेट ऊपर चले जाए,
कैल्शियम स्पेयरिंग डायूरेटिक कहाँ एक्ट करते हैं? इनएक चैनल्स डिस्टल इनएक चैनल पे, या ये इनएक चैनल में यहाँ पे काम करते हैं। जब हम थायराइड डायूरेटिक देते हैं तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं। अब ये वाली अगर ब्लॉक हो गई तो क्या होगा? ये चैनल ब्लॉक हो गई यहाँ से तो क्या होगा? पोटेशियम सिक्रीट नहीं होगा, पोटेशियम की सिक्रीशन कम हो जाएगी। और क्या होगा? हमने हाइपोमैग्नीसीमिया की ट्रीटमेंट करी, वो हाइपोक्लीमिया की भी, ये अंदर नहीं आएगा, ये बाहर नहीं जाएगा, तो इसलिए पोटेशियम स्पेयरिंग का इफेक्ट हो गया। मगर मैग्नीशियम में क्या रोल है? सिर्फ वो ग्रेडियंट नहीं जब बनेगा तो इनएक चैनल को ब्लॉक करके जब आपने सोडियम रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे ब्लॉक कर दी, तो जो सोडियम क्लोराइड चैनल है, ठीक है, या प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, या थिक सैनिक लूबा फैलने में, वहां सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। और सैनिक लूबा फैलने में और उससे भी ऊपर जो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में भी मैग्नीशियम की रीअब्जॉर्प्शन भी कपल्ड है, ठीक है। अब डिफेक्ट जो है हाइपोग्लिसीमिया का, हाइपोमैग्नीसीमिया की ट्रीटमेंट के लिए काम इस तरीके से करेगा कि इनएक चैनल को जब ब्लॉक कर देंगे, सोडियम की डिप्लीशन होगी, तो बाकी साइड से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी और उसके साथ मैग्नीशियम की रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगी। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो है वो मैग्नीशियम कम करती है और एसिडोसिस जो है वो मैग्नीशियम बढ़ाती है। वॉल्यूम एक्सटेंशन, प्राइमरी हाइपरलिसिस रिकवरी, ये सारे हाइपोमैग्नीसीमिया कहते हैं। एग्जैजरेटेड डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस कराते हैं हाइपोमेट्रिक। ठीक है ना? इसमें ऊपर वाली चारों चीजें जो है इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी को इंडिकेट कर रही हैं। सिर्फ ये एक ही चीज थी ये वाली जहां पे एक्साइटेबिलिटी कम हो रही है आपकी, ठीक है? और इसकी एक्साइटेबिलिटी कम क्यों हो जाती है, ज्यादा क्यों हो जाती है हाइपोमैग्नीसीमिया में? पॉसिबिलिटी को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो है नीचे चला जाता है, क्लोज टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, हाइपोकैल्सीमिया की तरह, तो एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये ऊपर ABCD जो है सारी साइंस हैं इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी का, और डिमिनिश डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है वो क्या है? हाइपरमैग्नीसीमिया में डिमिनिश होते हैं, हाइपोमैग्नीसिया में ब्रिस्क होते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कोई?